आप लोग को वॉइस मिल रहा होगा? थोड़ा सा टाइम है आप लोगों के पास, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। अधिक से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग करेंगे, इससे दूसरों से कम 10-15 नंबर आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रैक्टिस केवल पढ़ने से नहीं होगा, उसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप खुद ही आप लोग कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहे होंगे, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। इसलिए देखिए, आजकल जितने भी बढ़िया संस्थान वगैरह है, उसमें टेस्ट सीरीज बहुत चलाए जाते हैं और उसका डिस्कशन किया जाता है, टेस्ट सीरीज के डिस्कशन। तो वो सारी चीज आपसे आप लोगों से किया जाएगा कि कोई भी चीज रह ना जाए, कि संशोधन होते हुए सिलेक्शन ना हो पाए। देखिए, अभी आप लोग को मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया था कि इसमें 3 राजा थे मेनली, एक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम मौर्य शासक कौन थे, तो उनका नाम था विजयदत्त। विजयदत्त क्या था? अंतिम मौर्य शासक। अब उसके बाद देखिए कि क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे छोटे राजा हुए, तो उन सभी छोटे छोटे राजाओं को पढ़ना संभव नहीं है, कोर्स में भी आपका है नहीं, तो वो उतना मत पढ़िएगा। तो बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ, यानी मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ, भारत में का जो साम्राज्यवाद था या साम्राज्य था, वो फिर से एक बार डेक्लाइन हो गया, यानी छिन्न भिन्न हो गया, यानी छोटे छोटे राजा बन गए। बाद में जब गुप्त लोग आए, यानी गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल जब आए या गुप्त शासक जब आए, फिर उन्होंने क्या किया, उन छोटे छोटे राजाओं को क्या जीता, और जीत के फिर से एक बार क्या है, बड़ा साम्राज्य बनाया। तो मौर्य के बाद क्या है, गुप्त जो काल है, उसको फिर से एक बार साम्राज्यवाद कहा जा सकता है या साम्राज्य कहा जा सकता है। गुप्त काल से पहले यहाँ पे शुंग आए, कुषाण आए, सातवाहन आए, और बहुत सारे विदेशी आए। 4 विदेशी शासक यहाँ पे आए थे। एक यूनानी आए थे, एक शक आए थे, एक कुषाण आए थे, और एक पल्लव आए थे। तो ये 4 शासक पहले आए। देखिएगा, इनसे पहले विदेशी से कौन कौन आए? विदेशी से 4 लोग आए। सबसे पहले यूनानी आए, विदेशी में सबसे पहले भारत में कौन आए? यूनानी आए। उसके बाद आए शक आए, शक के बाद क्या है, कुषाण आए, और कुषाण के बाद कौन आए? पहलव आए। ये 4 शासक के क्या है, कालक्रम है। इसमें 2 चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमारे आप लोग देखिएगा, तिथि का जो गणना कीजिए, तिथि यानी डेट का जो आप लोग गणना करते हैं इस समय हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो करते हैं, उसकी बात बताता हूँ, जिसको संवत कहा जाता है। एक सुने होगा विक्रम संवत, सुने होंगे
आप लोग पूजा पाठ या कहीं पे भी कुछ चीज बनता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है शक संवत, सुना होंगे। एक विक्रम संवत, एक शक संवत, और एक सुने होंगे आपने गुप्त संवत। गुप्त संवत, ये जो विक्रम संवत है ये उज्जैन के एक शासक थे विक्रमादित्य, उन्हीं के नाम पे पड़ा है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है 57 या 58 बीसी होता है। ये बीसी में है, ध्यान रखिएगा। इसका जो टाइम पीरियड होता है 78 एडी होता है। एडी मतलब ईसा मसीह के बाद। और इसका है 319 एडी। ये कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ना इन दोनों के बीच का अंतर पूछ देता है कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच का अंतर बता दीजिए। ये कॉमन क्वेश्चन है लोग, लेकिन निकलने में दिक्कत होने लगती है बहुत ज्यादा। ऐसे में आप क्या होता है, बड़े से छोटे को घटा देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे बीसी लिखा हुआ है, यहाँ पे एडी है। जहां एडी और बीसी होता है ना, वहां पे दोनों के बीच के अंतर करने के लिए हमें जोड़ना पड़ता है। तो मान लेते हैं 57 और इधर क्या है 78, तो लगभग 135 वर्ष का अंतर आता है। अगर ऐसे घटाएंगे तो बहुत कम आ जाता है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया है। तो विक्रम संवत, शक संवत, देखिए विक्रम संवत के विक्रमादित्य ने चलाया था। जो शक संवत है ना, ये कनिष्क ने चलवाया था, जिसको हिंदू कैलेंडर कहते हैं, जिसका पहला महीना कौन सा होता है, पहला महीना चैत्र का होता है। हम लोग जानते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र महीने का होता है, जो आपका शक संवत से उसको काउंट किया जाता है। जो 12 महीना होता है जिसको हिंदी महीना कहा जाता है, तो चैत्र महीने से शुरू होता है। कौन से हिसाब से, शक संवत के हिसाब से। दूसरा गुप्त संवत कब से शुरू हुआ है, 319 से 320 एडी के बीच यानी शुरू हुआ है। तो इन संवत को भी आप लोग याद रखिएगा। और खासकर शक संवत और पहला महीना का नाम याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सारे चीजों को ध्यानिएगा। और मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बीच में 4 विदेशी आक्रमणकारी भारत आए थे। उनका क्रम क्या है, पहले यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर कुषाण आए थे, फिर पल्लव आए। ठीक है, इनको इतना याद रखिएगा, ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन क्या है थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। अच्छा, इसकी थोड़ा सा कम दिखा दे रहा है, एक मिनट कर देता हूं। जो भी दिक्कत होगा उसको आप लोग बता दीजिएगा। आप थोड़ा दिख रहा है आप लोगों को? 130 कर दीजिए। अभी ठीक है तो आप बता दीजिएगा, ठीक हो तो मैं ठीक हो तो और बढ़ा दूंगा। चलिए, थोड़ा और कर आप लोग दीजिए। समझ में ये संबंध क्या है, ठीक है। आप लोग जरा एक चीज बता दीजिए, क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं, तो अंग्रेजी कैलेंडर का नाम क्या है उसको बता दीजिएगा। जो अंग्रेजी कैलेंडर आप लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम क्या है अंग्रेजी कैलेंडर, जो जनवरी फरवरी से शुरू होता है, उसका भी बता दीजिए। द ग्रेगोरियन कैलेंडर। हाँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं उसको। एक वो तो एक पोप हुए थे, पोप के नाम पे रखा गया था। ग्रेगोरियन नामक क्या था, एक पोप थे जो ईसाई धर्मगुरु होते हैं, तो उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है। अब देखिए, जो आपको बता था कि जो मौर्य साम्राज्य था ना, मौर्य का जो साम्राज्य था वो क्या केंद्रीकृत था। लेकिन जो गुप्त साम्राज्य है ना, ये विकेंद्रीकृत है, ये डिसेंट्रलाइज है। अब डिसेंट्रलाइज क्या है, इसके बहुत सारे कारण है। पहला कारण तो क्या है कि जो छोटे छोटे राज्य जो हो गए थे ना, उनको फिर से जीतना और उसको उस तरह से मजबूती से मौर्य शासकों की तरह से उसको कब्जा में रखना बहुत मुश्किल काम हो गया था। क्योंकि समय के साथ क्या होता है, बहुत कुछ बदलाव होता है। और जब गुप्त शासन या शासक समय शुरू हुआ था,
तो जो आर्य और अनार्य संस्कृति के जो लोग हैं ना, वो आपस में ज्यादा मिलने लगे थे। जब दोनों संस्कृति के लोग मिलेंगे ना, तो क्या होगा, वहां पे थोड़ा सा उदार होना बहुत जरूरी होता है। अगर समाज में अगर मिलके रहना है तो बिना उदार वाले व्यक्ति समाज में रह नहीं सकता। या तो वो अपराधी होगा या तो समाज से भाग जाएगा। समाज में रहने के लिए थोड़ा निर्दयी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो समाज में बहुत उद्दंड होते हैं उसका एक तो स्थान होता है जेल और दूसरा होता है जंगल, और वो उसका कोई स्थान नहीं होता। ज्यादा दिन तक वो क्या होता है, समाज में टिक नहीं पाते। तो यहाँ पे जब दूसरे अनार्य यानी जो जिसको आप आदिवासी कह सकते हो उस समय के हिसाब से, उनको जब समाज में लाया जा रहा था, तो क्या हुआ, थोड़ा सा उदार भाव नहीं रखेंगे तो वो क्यों आएगा। अब देखिए, भारत में जितने मुस्लिम बने हैं वो हिंदुओं से तो मुस्लिम बने हैं। तो माना जाता है कि जब यहाँ पे इस्लाम आए थे तो हिंदू या जो यहाँ के वैदिक धर्म से उससे क्या था, इस्लाम धर्म में उदारता ज्यादा रहा होगा। तभी उसमें क्या होता है कि सभी को तलवार के दम पे तो क्या धर्म को अपनाया नहीं, सभी ने तलवार के दम पे अगर होता तो ऐसे नहीं हो पाता। तो पूरे भारत के लोग क्या मुस्लिम हो जाते। कुछ ना कुछ तो धर्म में गुण रहा होगा, जिससे कारण क्या है, अधिक अधिक मुस्लिम धर्मों को अपनाने वाले अधिकतर जो लोग हैं भारत के, वो क्या है, निम्न जाति के लोग हैं। आप लोग देखिए, आज भी अधिकतर जो मुस्लिम है, कुछ मुस्लिम को छोड़कर जो विदेशों से आए हैं, सभी क्या है, ऐसे कार्य करते हैं जो निम्न जाति के हिंदू लोग कार्य करते हैं। चाहे नाई हो, पंचर बनाने वाले हो, फल वाले हो, सब्जी वाले हो, ये क्या है, ऐसे है। क्यों? क्योंकि इनका जो हिंदू धर्म से जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुआ, उस समय भी वो क्या है, समाज में इस तरह के कार्य करते रहे होंगे। अब देखिए, गुप्त वंश के जो संस्थापक है उसको श्रीगुप्त कहा जाता है। श्रीगुप्त को क्या है, गुप्त वंश के संस्थापक कहा जाता है। श्रीगुप्त को क्या कहा जाता है, गुप्त वंश के संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इसका जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार। कई बताऊंगा कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखवाया था। तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार क्या है, श्रीगुप्त को किसका पहला शासक नहीं संस्थापक माना जाता है। उसके बाद घटोत्कच हुआ। घटोत्कच उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले महाराजा अधिराज की उपाधि लिया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी प्रयाग प्रशस्ति भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। संस्थापक भी पूछा गया है। इन्होंने कुमार देवी से विवाह किया था, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। और इन्होंने क्या है, लक्ष्मी के आकार के चित्र वाले क्या है, जो सिक्के है वो सिक्के चलवाए थे। आप लोगों को उस दिन बता रहे थे कि सबसे ज्यादा जो सिक्के है वो क्या है, सोने के सिक्के गुप्त काल में क्या है बनाए गए थे। तो सबसे ज्यादा सिक्के किसमें बनाए गए थे, गुप्त काल में तो बनाए गए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, और देखिए अभी आपको बताना कि गुप्त संवाद जो चलाया था ना, गुप्त संवाद भी चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था। जो अभी आपको गुप्त संवाद बताया था 319 से लेकर 320 वाला जो गुप्त संवाद है, ये भी क्या है, उसी समय। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, और इनके जो दरबारी थे हरिसेन, इन्होंने क्या है, प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख लिखवाया था। और इन्हें भारत का क्या नेपोलियन कहा जाता है। इनको बीना बजाने की बहुत शौक था। इसको बीना बजाते हुए इनको क्या है, चित्र पाया गया, बीना बजाते हुए चित्र इनका पाया। ठीक है, और इनको भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने अश्वमेध याग वगैरह करवाए थे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त के बाद क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले उनका एक बड़ा भाई शासक बनता है, जिसे आप रामगुप्त भी कह सकते हैं। से क्या कहते हैं, रामगुप्त कहते हैं। रामगुप्त को हटाकर चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। आप लोगों ने कहानी सुना होगा कि एक शक शासक थे जो रामगुप्त के पत्नी को चुरा के ले जाता है, यानी हरा के। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है, स्त्री भेद बना के शक शासक को मार देते हैं। और क्या होता है, इस रानी का नाम होता है ध्रुव स्वामिनी, और ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है।
और उसके बड़े भाई को क्या है मार के वो शासक बनता है। ठीक है। और यही जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनके समय पे एक चीनी यात्री आए थे, ये इंपॉर्टेंट एकदम याद रखिएगा, जिनको क्या कहते हैं, फाइयान। फाइयान क्या है, इनके समय पर आए थे चीनी यात्री, और इन्होंने क्या है दिल्ली में लोहा स्तंभ बनवाया था, लोहा स्तंभ जो अभी भी बिना जंग लगे हुए है। तो इनके समय पे क्या है, ये दोनों चीज हुआ है। उसके बाद आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त देखिए, इन्होंने शक को हरा था ना, इसलिए इनको क्या है शकारी भी कहा जाता है, शकारी, यानी शक को हराने वाले शकारी भी कहा जाता है। शक एक जाति थे जो बाहर से आए थे। कुमारगुप्त के काल में देखिएगा, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नालंदा विश्वविद्यालय क्या है, महायान संप्रदाय के है। नालंदा विश्वविद्यालय क्या है, महायान संप्रदाय के है। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था। कुमारगुप्त प्रथम ने क्या है बहुत सारे सिक्के चलवाए, और सबसे अधिक शिलालेख, यानी गुप्त काल में सबसे अधिक शिलालेख क्या है, आपके कुमारगुप्त का है। कुमारगुप्त ने गुप्त शासकों में सबसे अधिक शिलालेख स्थापित करवाया। क्या करवाया, शिलालेख स्थापित करवाया। इसको भी क्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा शिलालेख गुप्त शासकों में किसने स्थापित किया, तो वो है आपके कुमारगुप्त। और इन्होंने क्या है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में, जो जहां कहां पे है, बिहार में है, और यहाँ पे महायान संप्रदाय का क्या है अध्ययन किया जाता था। उसके बाद स्कंदगुप्त आता है। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के पुत्र होते हैं, और स्कंदगुप्त के समय पे यहाँ पे हूण का आक्रमण होता है, हूण का आक्रमण हुआ। हूण भी एक विदेशी वंश के थे, वो यहाँ पे आक्रमण किया था। हूणों के आक्रमण क्या है, इन्होंने गुजरात में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। इन्होंने कहाँ पे, गुजरात में जो गिरनार पर्वत है उसके बगल में एक सुदर्शन झील है, उसका मरम्मत करवाया, उसको याद रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख क्या है, इन्होंने स्थापित किया है। स्कंदगुप्त के बाद बहुत सारे अलग अलग गुप्त साम्राज्य जो छोटे छोटे हुए हैं। अंतिम गुप्त सम्राट कौन थे, ये अंतिम है, विष्णुगुप्त क्या है अंतिम गुप्त शासक थे। विष्णुगुप्त क्या है अंतिम गुप्त शासक थे, ध्यान दीजिएगा। और इसी के समय पे जो भानुगुप्त थे, भानुगुप्त ने एक अभिलेख स्थापित किया था जिसको एरन अभिलेख कहते हैं। और इस एरन अभिलेख में क्या है, सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। आपको बताता कि एरन अभिलेख में क्या है, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। एरन अभिलेख, एरन अभिलेख में भारत में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। किसके समय पे, भानुगुप्त के समय। देखिए ये भानुगुप्त है, भानुगुप्त के समय पे क्या है एरन अभिलेख लिखा गया था, और उसी में क्या है पहली बार भारत में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब देखिए नीचे कुछ शिलालेख है, और उसमें कौन शासक थे उसको आप लोग रख लीजिए, इसमें कोई और इंपॉर्टेंट चीज है नहीं कि किसका किसका कौन सा शासक है और उनका क्या क्या शिलालेख है। ये समुद्रगुप्त का एरन प्रशस्ति हो गया, नालंदा है, ये सारे शिलालेख इसको याद करना है, इसको समझने वाली कुछ नहीं है, उसको कर लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिए। उसके बाद आता है गुप्तकालीन शासन व्यवस्था। गुप्तकालीन क्या है, प्रशासन। देखिए अभी आपको बताया कि गुप्त काल में क्या है, विकेंद्रीकरण ज्यादा हो चुका था। तो विकेंद्रीकरण होगा, तो विकेंद्रीकरण होगा तो राजा की शक्तिशाली कम होगा या ज्यादा होगा, राजा इस समय कमजोर हो गए। मौर्य शासक क्या था, ज्यादा शक्तिशाली थे, और गुप्त शासक क्या है, कम शक्तिशाली हो गया। क्योंकि यहाँ पे प्रशासन कैसा है, विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण होगा तो राजा का शक्ति कम होगा। जब राजा का शक्ति कम होगा तो राजा बड़े बड़े क्या है उपाधि धारण करेंगे। इसका मतलब है कि राजा के नीचे भी और भी छोटे छोटे राजा होंगे, समझ लीजिएगा। जब राजा कमजोर होते हैं ना, तब क्या है राजा दो चीज को सहारा लेता है, या तो बड़े बड़े उपाधि धारण करेंगे, या अपने आप को किसी भगवान से जोड़ेंगे। तो इसी समय गुप्त काल में यह बताया गया कि जो राजा है वो क्या है,
देवपुत्र है, ईश्वर का संतान है, यानी ईश्वर का संतान है। अगर राजा का विरोध करेंगे तो ईश्वर का विरोध करेंगे, ये बात बताया गया, पहली बात है। दूसरी बात बता कि इन्होंने बड़े बड़े उपाधि धारण कर रखे थे जो आम लोग नहीं धारण कर पाते। जैसे वर्तमान समझ लिया कि किसी के पास भारत रत्न है तो लोग क्या है, ऑटोमेटिकली उसके ज्ञान का या उसके शक्ति का क्या, तो ऑटोमेटिकली लोग क्या उसका आदर करना शुरू कर देंगे। उसके बाद बड़े बड़े उपाधि धारण कर, जैसे महाराज, अधिराज, परम भट्टराज, परमेश्वर, ये बड़े बड़े उपाधि धारण करते थे। और उनके नीचे क्या है, बड़े बड़े छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। अभी आपको बताना कि ये बी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है, ठीक है। इसका उल्लेख क्या है, पर्याप्त प्रशस्ति से मिलता है। इसका उल्लेख कहां से मिलता है हमें, पर्याप्त प्रशस्ति से इसका उल्लेख हमें मिलता है। तो ये बी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का एक क्या है, इसमें नगर व्यवस्था में अलग अलग अधिकारी होते थे, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से अधिकारी होते थे। देखिए राजा क्या है, देखिए अपना तुलना भगवान से करने लगे, इंद्र, वरुण, याम, कुबेर से करने लगे। और राजा क्या है, वंशानुगत होने लगे। दूसरी बात क्या है, जो साम्राज्य था वो भुक्तियों या प्रांतों में बटा हुआ था, उसके अधिकारी को उपरी कहा जाता था। और जो सीमावर्ती प्रांत होते थे उसको गोप्ता कहा जाता था, समझिएगा। भुक्तियों को क्या है, जिलों में विभाजित करता, जिलों को विषय कहा जाता था। नहीं, ध्यान रखिएगा, जिलों को क्या कहते हैं, विषय करते। और विषय के अधिकारी को विषयपति या कुमारामत्य कहा जाता था, ध्यान देगा। विषयपति को साझा करने के लिए भी क्या था, नगर अधिपति होते थे। और जो व्यापारी होते उसको नगर श्रेष्ठी कहते थे। जो व्यापारी होते थे उसको नगर, देखिए श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी मतलब व्यापारी। देखिए शातवाह का मतलब होता है जो व्यापार में कारखाना के जो अधिकारी होते थे उसको शातवाह कहते थे। जो देखिए यहाँ पे अलग अलग नाम है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज करेंगे आप। देखिए ये जो श्रेष्ठी है ना, श्रेष्ठी का मतलब होता है जो उद्योग धंधे होते थे उसके प्रमुख होते थे। जैसे मान लेते हैं अंबानी क्या है, श्रेष्ठी है। सातवाह क्या थे, जो व्यापारी जो बाहर सामान ले जाते थे उसके प्रमुख होते थे, यानी व्यापारियों के प्रमुख होते थे। देखिए एक क्या होता है, जो उद्योगपति होते हैं और एक व्यापारी होते हैं, दोनों अलग अलग चीज होता है। उद्योगपति क्या है, सामान बनाता है। और जो व्यापारी क्या होता है, सामान खरीद के दूसरे देशों में ले जाता है, जिसको आप कहते हैं डिलीवर करना, डिलीवर जो करते हैं उसको समझ लीजिएगा। और प्रथम जो कुलीन होते थे ना, ये लेख जोख रखते थे, ये लेखक थे, लेखक लेख जोख रखते थे, क्या कह सकते हैं। प्रथम जो कायस्थ थे ये भूमि का लेख जोख रखते थे, भूमि का लेखा जोखा रखते थे। आप लोगों ने सुना होगा जो यमराज के जो लेखा जोखा रखते हैं जिसको चित्रगुप्त कहते हैं, वो कायस्थों का देवता कहा जाता है। हाँ जी हाँ, कायस्थों का देवता किसे कहा जाता है, चित्रगुप्त का कहा जाता है। कि चित्रगुप्त भी क्या होता है, लेखा जोखा रखते हैं। उसी प्रकार जो कायस्थ, कायस्थ क्या था, पहले एक अधिकारी वर्ग था, बाद में वो जाति बन गया। क्योंकि इस समय बहुत सारे आप लोग जो जाति दिखते ना, वो लोग क्या है, जो अलग अलग काम करते थे उनको वही टाइटल मिल गया। जैसे ठाकुर हो गया, चौधरी हो गया, ये कोई जाति नहीं है, बल्कि उस तरह के कार्य करते थे तो उसको सबको ठाकुर कह दिया। जैसे उत्तराखंड में रावत लोग जो है उसको ठाकुर कहा जाता है। रावत लोग क्या थे, गांव के मुखिया होते थे। रावत का मतलब क्या, गांव के मुखिया होते थे। जैसे उत्तर प्रदेश में इधर जाइएगा तो चौधरी लोग थे, गांव के मुखिया होते थे। आप पूर्वांचल में चल जाएगा तो उधर ठाकुर होते हैं, राय वगैरह होते हैं, तो क्या था, गांव के मुखिया होते थे। अब एक मुखिया था तो उसके पूरे परिवार को अब ठाकुर कहते हैं। अब ठाकुर क्या थे, एक थे और अब कुछ ठाकुर हो गए। तो कायस्थ का प्रमुख देवता कौन है, चित्रगुप्त है। और देखिए चित्रगुप्त का पूरे भारत में एक मंदिर है, उज्जैन में। अगर आपसे पूछा जाए पूरे भारत में कायस्थ का एक मंदिर है जिसको चित्रगुप्त का मंदिर कहते हैं, वो कहाँ पे है, वो आपके उज्जैन में है, ठीक है, ध्यान देगा। तो ये अलग अलग क्या है, ये पद है, और पद धीरे धीरे जाति में बदल गया। बोला ना कि इस समय क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग आपस में मिलन होने लगे। जब नए नए लोग मिलेंगे तो उनको अलग अलग स्थिति देना पड़ेगा, यही बात है, इसलिए उनको अलग अलग इसमें नाम दिया गया है। ग्राम जो होते हैं उसके
मुखिया होता है उसको ग्रामपति कहते थे। देखिए ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे, ग्रामपति कहते थे, या महत्तर कहा जाता था। कि कभी कभी पूछ सकता है कि ग्राम के प्रमुख को क्या कहते हो, तो महत्तर या ग्रामपति उनको कहा जाता था। उसके बाद आता है गुप्त अधिकारी। इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको याद कर लीजिएगा कि महादंडनायक को न्यायाधीश कहते थे, कुमार अमात्य को सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कहते थे, महासंधि विग्राहक को क्या कहते थे, युद्ध के अधिकारी कहते थे, इनको पतिहार राजा के आंतरिक क्षेत्र का रक्षा करने वाले को कहते थे पतिहार। पतिहार मतलब जो रक्षक होते थे राजमहलों के, उसके रक्षक को कहते थे। तो इसको क्या है आपको याद करना पड़ेगा। भाट कहते थे पुलिस को। जैसे उत्तराखंड में देखिएगा आजकल क्या है, जो समूह वगैरह में उत्तराखंड के जो कुमाऊं या गढ़वाली भाषा में जो अलग अलग नाम होते हैं उसको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उसके बाद पुस्तपाल जो होते थे वो राष्ट्रीय दस्तावेजों को रक्षा करते थे। जैसे आप लोग जानते हैं जो ट्रेजरी होते हैं उसमें ऐसे होते हैं। प्रथम काय से देखिए यहाँ पे लिपिक लिखा हुआ है। जो बंडरगृत होते हैं वो क्या है, यहाँ पे राजकोष होते हैं। देखिएगा जो प्रथम कुलिक होते हैं वो क्या होता है, शिल्पी या उसके प्रमुख होते हैं, उसको लेखा जोखा रखने का काम करते हैं। साधुभा क्या है, व्यापारियों या समितियों के प्रमुख होते थे। तो ये सारी चीज क्या है आप लोग एक बार याद रखिएगा। दंड पाशिक किसे कहते थे, पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी जिसको एसपी कहा जा सकते हैं। तो ये अलग अलग क्या है क्या होते थे, इसको आप लोग याद कीजिएगा। अब अगर आता है कि इस समय कला और विज्ञान और साहित्य में बहुत बड़ा विकास हुआ है गुप्त काल में। आप लोगों को बताया था कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण, साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, और फिर से वैदिक धर्म का फिर से पुनरुत्थान हुआ। वैदिक धर्म का क्या हुआ, फिर से। अब देखिए गणित और खगोल विज्ञान जिसको एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। पहली बात क्या है, आर्यभट्ट के बारे में आप लोगों को बता दिया हूं। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया, दशमलव बताया है, सूर्य सिद्धांत दिया है। ये सारी चीज, शून्य का विकास क्या है, सब आर्यभट्ट ने किया। इसके समय बारामिहिर के बारे में भी आपको पहले बता चुका हूं, जब साइंटिफिक जब कर रहे थे उसमें बताया। इन्होंने भी बहुत सारे क्या है ग्रंथ लिखे उसमें हो। इस समय दो तीन लोगों का और नाम याद रखिएगा। एक नाम आप लोगों ने गणित का बहुत इंपॉर्टेंट बुक का नाम सुना होगा, लीलावती। लीलावती का नाम आप लोगों ने सुना होगा। किसने लिखा है, भास्कराचार्य ने लिखा है। जो लीलावती क्या है, एक बीजगणित की बुक है। बीजगणित के बुक इसमें लिखा है लीलावती, भास्कराचार्य ने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसके इस बुक को आप याद रखिए। अब साहित्य बताऊंगा क्योंकि ये विज्ञान वाले बुक है। अब साहित्य वाले बुक भी आपको बता दूंगा। उसके बाद देखिए कला में क्या है, कला में आपको पता कि मंदिर कला बहुत फेमस था इस समय, और उत्तर भारत में थे मौर्य साम्राज्य। तो कौन से मंदिर कला होगा, मंदिर कला में क्या था, नागर शैली के मंदिर बने हैं। तो मंदिर आपको बता दिया, फिर भी इसमें चार्ट दे रखा है, आप लोग मंदिर याद कर लीजिएगा गुप्त काल में कौन कौन से मंदिर थे। और ये स्थापत्य कला के कारण क्या है, गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस समय देखिए विज्ञान वगैरह का भी उन्नति हुआ है। आपको बताया था जो भागवत जी है, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, धन्वंतरी थे, वो भी बहुत बड़े ज्ञाता थे आयुर्वेद के। वो सब क्या इसी समय हुए हैं। जो अष्टांग हृदय संहिता जिसे कहते हैं, ये सब उनकी लिखा गया था। दूसरी बात क्या है, इसी समय आप लोगों ने आपको बताया था कि रासायन शास्त्र में भी बहुत बड़ा विकास हुआ था, जिसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, मैरोली के लोहा स्तंभ से मिलता है, जो अभी तक जंग नहीं लगे हैं। घोड़े के भी चिकित्सक होते थे जिसके बुक मिला हुआ है। हाथियों के भी क्या है दवाई देने की काम इसमें की जाती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आप लोग जानते जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। ये जो नवरत्न थे ना, ये अलग अलग विषय के बहुत बड़े बड़े ज्ञाता थे। ध्यान रखिएगा। तो नवरत्न किनके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। अब थोड़ा साहित्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं।
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साहित्य, इसको इसलिए नहीं लिखा है कि इंपॉर्टेंट है ये। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कालिदास। कालिदास के बहुत सारे बुक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शकुंतलम, अभिज्ञानम शकुंतलम, अभि अभिज्ञानम शकुंतलम, जो विश्व के बहुत ही अच्छे बुक में माना जाता है इसको। दूसरा है रघुवंशम। तीसरा है आपका ऋतु संहार। चौथा है आपका मेघदूतम। और अंतिम है होगा मालविका अग्निमित्रम। ये बहुत अच्छे अच्छे बुक है, कभी जॉब वॉब ले लीजिएगा, उसके बाद इसको मांगे एक बार पढ़ लीजिएगा। जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें। अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मालविका अग्निमित्रम हो गया, ऋतु संहार हो गया, मेघदूतम हो गया। आप जानते हैं कालिदास को क्या भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। और ये क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रखे। आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में भी कालिदास रहे हैं। कहाँ पे रहे हैं आप लोग बता सकते हैं? उत्तराखंड में किस जगह पे कालिदास जी ने अभिज्ञानम शकुंतलम का रचना किया था? अभिज्ञानम शकुंतलम की रचना कालिदास ने उत्तराखंड में बैठ के लिखे हैं। किस आश्रम में बैठ के लिखे हैं, उस आश्रम का नाम बता दीजिएगा, नहीं तो मैं बता ही दूंगा। इम्पोर्टेंट है बहुत ये हो गया। उसके बाद और साहित्य जानिए कौन कौन से। अभी आप लोगों ने अगर न्यूज देखे होंगे तो बताइए, अभी यूनेस्को ने भारत के कुछ बुकों को क्या है, हेरिटेज बुक का दर्जा दिया है। आप लोग उसका नाम बता सकते हैं अगर आप लोग न्यूज पढ़ते होंगे तो? अभी हाल ही 2-3 दिन पहले ही है, 3 बुक को क्या है, भारत में यूनेस्को द्वारा हेरिटेज बुक की दर्जा दिया गया है। आप लोग तो बताइएगा, नहीं तो मैं बता दूंगा। पंचतंत्र के नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो विष्णु शर्मा ने लिखा। किसने लिखा? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र जो बुक है, ये भारत का एक ऐसा बुक है जो सबसे ज्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवादित किया गया है, जिसमें नैतिक चीजों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो पंचतंत्र क्या है, भारत का एक ऐसा बुक है जो मैक्सिमम विदेशी लैंग्वेज में उसको अनुवादित किया गया है। कौन सा बुक है? पंचतंत्र। किसने लिखा है? विष्णु शर्मा। दूसरा है आपका आता है किराता अर्जुनियम। ये जो किराता अर्जुनियम है, अर्जुनियम है, आप लोगों ने जानते हैं जो श्री कृष्ण का जो अंतिम समय था, जिसमें एक किरत मतलब शिकारी, जिसमें कृष्ण को पैर में तीर मारकर और कृष्ण की मृत्यु हो जाती है, वो वाले कहानी है कितार्जुनियम में, जो भारवी नामक व्यक्ति है उसने उसको लिखा था। पंचतंत्र को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका कामसूत्र। ये कामसूत्र को लोग गलत समझते हैं, गलत बुक नहीं है, इसमें कला के बारे में उल्लेख है। शरीर के अलग अलग जो कला है, या 64 प्रकार के कला होते हैं, आप लोग जानते हैं, उन कलाओं के बारे में उल्लेख है, तो उसको ध्यान रखिएगा। बादशाह ने इसको लिखा है। तो कामसूत्र भी क्या है, इस समय लिखा गया
कृत अर्जुन भी इसी समय लिखा गया, पंचतंत्र भी इसी समय लिखा गया है। तो ये सारे जो मेन जो बुक है वो इसी समय लिखा गया था। ध्यान दीजिएगा, इसी समय क्या है, मेन जो बुक है उसी को लिखा गया है, जिसके आधार पर क्या है, गुप्त काल को क्या है, स्वर्ण काल कहा जाता है। और आपको पता था कि गुप्त काल में क्या है, मंदिर निर्माण कला पूरा हुआ था, जिसको नागर शैली कहा जाता है। तीसरी बात याद रखिएगा, गुप्त काल में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, फिर से वैदिक धर्म क्या है, अपने मूल रूप में फिर से डेवलप होना शुरू किया। चौथी बात क्या है कि इसी समय रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संकलन किया गया है। रामायण और महाभारत का क्या है, अंतिम रूप से संकलन किया है। हाँ जी, रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से क्या होता है, इसमें संकलन किया गया है, लिखा नहीं गया बल्कि संकलन किया गया। ध्यान रखिएगा, शब्द में दो ध्यान रखिएगा। और इस समय देखिएगा, जो गुप्तों का जो मुख्य देवता थे वो है बरहा देवता। बरहा जानते हैं, जब विष्णु भगवान ने पृथ्वी देवी को बचाने के लिए बरहा या सुअर का रूप धारण किया था, उसको बरहा अवतार कहा जाता है। इसी समय शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय क्या है, बहुत ही प्रगति किया है। कौन से संप्रदाय है, वैष्णव और शैव। और इसी के साथ साथ इसमें शाक्त यानी शक्ति संप्रदाय का भी विकास हुआ। देखिए, शक्ति संप्रदाय का विकास क्यों हुआ, क्योंकि आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो देवियों की पूजा करते थे वो आदिवासी लोग करते थे, जो आर्यन लोग थे वो देवियों की पूजा नहीं करते थे। तो देवी आर्य लोग जब अनर्य लोग, अब आर्य लोग जब आपस में, आदिवासी लोग जब आर्य लोग के साथ मिक्स होने लगे, तो आर्य लोग जो क्या थे, इन्होंने देवियों को क्या है, हर देवता के साथ जोड़ दिया गया। इसलिए इस समय क्या है, शक्ति संप्रदाय का विकास हुआ, जिसको शाक्त संप्रदाय कहा जाता है। और इस समय देवियों का क्या है, शक्ति बढ़ने लगे। आप लोग जानते हैं, इसी समय क्या है, गौतम बुद्ध को भी क्या है, अवतारवाद के माध्यम से क्या है, उनको विष्णु के अवतार भी मान लिया गया। अभी देखिए, राम मंदिर में क्या है, जो राम जी को बनाया गया ना, रामलला जी को बनाया गया है, उसमें भी गौतम बुद्ध के चित्र को, उसमें 10 अवतार का चित्र बना हुआ है। मतलब उसमें विष्णु को भी क्या है, विष्णु कह रहा हूँ, बुद्ध जी को क्या है, उसमें रखा गया। आप लोग अभी अभी पढ़े हैं कि जो बुद्ध जी है वो सबसे कट्टर थे वैदिक धर्म के, तो सबसे कट्टर व्यक्ति को भी क्या है, विष्णु के अवतार मान दिया गया। तो ये समय जो चीज है वो मैनिपुलेट की जाती है, जिसके पास सत्ता होते हैं, उसको भी ध्यान देंगे। अब अभी आपको बताया कि बौद्ध धर्म क्या है, सबसे ज्यादा विरोध क्या है, वैदिक धर्म का किया था, और बाद में उसी गौतम बुद्ध जी को विष्णु का अवतार बना के छोड़ दिया गया। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये सब समय का खेल है, चलता रहता है। तो ये गुप्त साम्राज्य समाप्त हो जाता है। फिर भी आप लोगों के कोई क्वेश्चन है उसको पूछिएगा, ठीक है। कल से हम मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे। मॉडर्न इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, मेडुगल की तरह कम पूछते हैं। मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग पॉलिटी या ज्योग्राफी में से कोई एक शुरू करेंगे, या इकोनॉमी शुरू कर देंगे, जिससे क्या था, मैक्सिमम मेन टॉपिक क्या होता है, पेपर के पहले 1 महीने पहले खत्म कर देना है, ठीक है। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है उसको पूछते रहिएगा, ये मत बोले कि पता नहीं पेपर के बाद में पूछेंगे, उससे पूछने से कोई मतलब नहीं है। जितने ज्यादा पूछ सकते हैं हमेशा व्हाट्सएप करके पूछिए, अगर आपको दिक्कत है। अभी क्या करेंगे, अलग से हम लोग ग्रुप बना लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा हो रहा है कि ग्रुप नहीं बनाया था, अलग से ग्रुप बना लेंगे। उसमें कोई भी क्वेश्चन जहां से भी आपको मिलता है, या आपके साथ और भी लोग हैं उनको, उसने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे, तो उस क्वेश्चन को भी उसमें आप मेंशन कीजिएगा, आप उनको भी जानिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो एकदम कठिन क्वेश्चन है उसको मत जाइएगा, क्योंकि सिलेक्शन क्या होगा, 100% क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन अगर आपका 70 से 80% क्वेश्चन अगर आपका सही हो गया, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। 100% सिलेक्शन होगा। इसलिए क्या होता है, कभी भी 100% के चक्कर में मत जाइए, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कठिन शब्द, कठिन सवाल या बहुत ज्यादा जो ढूंढ के नहीं मिल रहा है, उसको एक सवाल सही करके क्या करेंगे, जो 80% अगर आप गलत कर देंगे। इसलिए जहां से भी आपको क्वेश्चन मिलता है उन क्वेश्चन को पूछिए। और क्या है, जो क्वेश्चन आप बार बार भूल जाते हैं ना, उसके लिए एक छोटा सा डायरी बना लीजिए। उसको क्या था, उसको उसमें लिख के क्या था, सुबह 10-15 मिनट उसको पढ़ लीजिए।
जो क्वेश्चन आप जल्दी भूल जाते हैं आंसर, उस आंसर को आप एक डायरी में लिख लीजिएगा और सुबह उठते ही 10-15 मिनट उसको पढ़ लीजिए। देखते कैसे याद नहीं होता, उसके बाद आप बोलिएगा मुझे याद नहीं होता। इतना काम कर लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगा कि पढ़ना लिखना बेकार है। जब कर रहे हैं तो 100% दीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, एकदम सिंपल सा बात है। क्योंकि समय दूसरे काम में लगा सकते हैं जिससे आपको उसमें